स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोग संसद के बारे में पढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे हम लोगों ने प्रधानमंत्री को पढ़ा है, फिर अन्य मंत्रियों को पढ़ा है, लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ा, उपाध्यक्ष को पढ़ा, फिर राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ा, उसके बाद उपसभापति के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब धीरे धीरे हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य है, प्रक्रिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, या कुछ जो अन्य पद बचे हुए हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो संसद से संबंधित तथ्यात्मक है, परीक्षा के लिए उपयोगी है या जानने के लिए भी उपयोगी है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ा जाएगा। तो एक दो क्लास में ये संसद समाप्त हो जाएगा। आज लगेगा, कल लगेगा, 2 क्लास और लगेगा इसके बाद। तो हम लोग देखते हैं सदन में नेता। मैं क्या बताया था कि सदन का नेता कौन होता है? तो सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन सदन का? लोकसभा का। अमूमन लोकसभा का सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यदि जो लोकसभा का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री बन गया है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि लोकसभा के जो सदस्य रहेगा उसी में से किसी को एक सदन का नेता बना देता है। कौन बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। तो सदन के नेता में भी एक लोकसभा, एक राज्यसभा, दो होता है। ठीक, तो अमूमन प्रधानमंत्री ही सदन का नेता होता है। लेकिन इसमें यदि वो इसका सदस्य नहीं है, यदि प्रधानमंत्री बन गया है, तो जाहिर सी बात है या तो वो सदस्य बनेगा या राज्यसभा से सदस्यता लेगा, या यहाँ इसमें सदस्य बनेगा, तभी भाई वो प्रधानमंत्री रह सकता है। नहीं तो 6 महीने के अंदर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा या वो पद उसका समाप्त हो जाएगा अमूमन। तो प्रधानमंत्री होगा या उसके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति होगा, वो लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं। ठीक, फिर राज्यसभा में भी यही स्थिति है। यदि जो नेता है सदन राज्यसभा का, वो या तो सदस्य जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है, तो वो राज्यसभा का नेता हो जाता है। यदि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो लोकसभा का ही सदस्य है, तो राज्यसभा में भी एक सदस्य को मनोनीत करता है। वो किस रूप में मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के नेता के रूप में। इसमें भी सदन के नेता के रूप में मनोनीत करता है। फिर एक होता है विपक्ष का नेता। यह पद जब देश आजाद हुआ तब से तो विपक्ष लगभग आया ही नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता के लिए 1/10 का मानदंड होना आवश्यक है। कम से कम 1/10 सदस्य, उसके जो सदन की संख्या है उसका 1/10 सदस्य विपक्ष में रहने चाहिए, तभी इसको ये मान्यता प्राप्त हो सकता है। फिर 1965 में इसको मान्यता मिली और 1977 से इसकी महत्ता मिली। तो विपक्ष का नेता होता है, वो उसका क्या कार्य होता है? वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना या सरकार की उचित आलोचना करना। जो गलत कार्य कोई सरकार करेगा उसका आलोचना भाई करेगा, तभी तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो मनमाना ढंग से कार्य सरकार करती जाएगी। तो इसका 2 कार्य होता है। यह एक कैबिनेट मंत्री स्तर, जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उस स्तर का इसका पद होता है, उसको सारी सुविधाएं उस स्तर की मिलती हैं जितना एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिलेंगी। ठीक, राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा में भी होगा एक विपक्ष का नेता, एक लोकसभा में भी होगा। ठीक,
इसको मिटा देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें धीरे धीरे हम लोग इसको समझते चलेंगे। फिर एक होता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट कहाँ पे पाया जाता है? तो ब्रिटिश के मंत्रिमंडल में पाया जाता है, उसके संसद में पाया जाता है। शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल। तो भारत में तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो सदन का नेता एक होगा, एक विपक्ष का नेता होगा। लेकिन वहां पे क्या है कि मैं आपको बताया था कि भारत में कई मंत्री होते हैं, वहां भी होते हैं, ब्रिटेन में भी जो रेलवे का कोई अलग मंत्री होगा, रक्षा का कोई अलग मंत्री होगा। तो इस मंत्री में क्या होता है कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जो मिनिस्टर हैं उनके अपोजिट में एक वैकल्पिक सरकार के रूप में व्यवस्था की जाती है। इनको सरकार द्वारा वेतन भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इनको। यह एक वैकल्पिक सरकार में रहते हैं और यह हर पद का एक एक विपक्ष का नेता होगा, हर एक मंत्रिमंडल का। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उनके भी एक अपोजिट में होगा, वो असली विपक्ष का नेता होगा। वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में रहेगा। सरकार वैकल्पिक से तात्पर्य है कि जब यह इनकी सरकार गिर जाएगी तो वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उसके पास विकल्प उपलब्ध रहता है, या सरकार बनाने के लिए वह उसके पास रास्ता उपलब्ध रहता है। नहीं तो 5 साल पहले ही सरकार गिरने लगे तो चुनाव का खर्चा वर्चा काफी हो जाता है। इस वजह से वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था रहती है। यदि नहीं बना पाती है सरकार, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है, तो सरकार तो नहीं बन पाएगी, चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन इतना हम लोग को समझना है कि शैडो कैबिनेट होता क्या है। तो होम मिनिस्टर का भी एक अपोजिट होम मिनिस्टर होगा, वो इनका विरोध करेगा। रक्षा मंत्रालय का भी होगा, डिफेंस मिनिस्टर का वो भी एक होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का भी एक अपोजिट होगा। वो एक तरह से कहा जाता है कि नए मंत्रिमंडल का ट्रेनिंग लेते हैं वो लोग। यदि सरकार बनती है तो वो, यदि इस पार्टी की सरकार बनती है या ये विपक्ष के लोगों की सरकार बनती है तो ये मंत्री का पद संभाल लेते हैं। ठीक। ये हो गया। एक होता है व्हीप, यानी इसको सचेतक बोला जाता है। सचेतक क्या होता है? यानी व्हीप कि प्रत्येक पार्टी द्वारा या संविधान के द्वारा नहीं जारी किया जाता है या किसी संसदीय कार्य नियम के तहत नहीं जारी किया जाता है। जो सदन का नेता, विपक्ष का नेता है, ये संविधान में इनका भी जिक्र नहीं दिया गया है। इनका जिक्र क्या है? संसदीय कार्य एवं नियम में जिक्र दिया गया है। लेकिन इसका इन दोनों में जिक्र नहीं दिया गया है। इसका जिक्र दिया गया है संसदीय परंपरा के अनुसार। जो संसदीय सरकार होती है उनके परंपरा के अनुसार इसका जिक्र दिया गया है। तो व्हीप सचेतक में क्या होता है कि किसी दिन यदि बड़ी संख्या में सदस्यों को वहां पे उपस्थित करवाना है सदन में, तो प्रत्येक पार्टियां अपने अपने सदस्यों को व्हीप जारी करती हैं। व्हीप में क्या होता है कि उस दिन सभी सदस्यों को बड़ी मात्रा में उपस्थित होना होता है कि जिससे कि कोई बिल पास किया जा सके या उसका विरोध किया जा सके। ठीक। तो ये व्हीप जारी किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। पार्टी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें क्या होता है कि सदस्यों को उपस्थित होने को कहा जाता है
और तीसरा होता है यदि वो उपस्थित नहीं होते तो उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। कार्यवाही ठीक भी की जा सकती है। या पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां या हर पार्टी अपने अपने सदस्यों को जारी कर सकती है। भाई जितने भी एक ही पार्टी या पक्ष है विपक्ष में केवल दो ही पार्टी नहीं होती हैं, अन्य भी पार्टियां जाती हैं, उसमें दो बड़ी पार्टियां हो जाती हैं, लेकिन अन्य पार्टी भी जारी कर सकती हैं उसको जो जो उसमें है। फिर हम लोग देख लेते हैं संसद के सत्र। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सारी शब्दावली को समझेंगे जो जो संसद से रिलेटेड है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है या उसकी प्रक्रिया जानने के लिए भी उपयोगी है। संसद के सत्र में क्या होता है, देखिए इस प्रकार से समझना है हम लोग को। संसद का सत्र आहूत, स्थगन, सत्रावसान और विघटन, इतना संसद के सत्र से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि आहूत, तो संसद का सत्र कौन आहूत करता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि संसद का सत्र जो है राष्ट्रपति आहूत करता है, आहूत करेगा। कितने सत्र होते हैं, तो इसमें 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, अमूमन जो होता है वो 3 सत्र होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। इसका लगभग महीना हम लोग देख लेते हैं। ये होता है फरवरी से मई तक, ये होता है जुलाई से लेके सितंबर तक, और शीतकालीन नवंबर से लेके दिसंबर तक। अब जब संसद का सत्र आहूत करता है उस समय संसद के सारी कार्रवाई उसमें, संसद रोज खुलने लगे, जब सत्र आहूत होने की सूचना राष्ट्रपति देता है तो उस दिन से संसद की सारी कार्यवाही शुरू हो जाती है। उस दिन से सारे संसद खुल जाते हैं और उसमें कार्य चलने लगता है। लेकिन संसद का सत्र जो आहूत होता है उन दोनों के बीच में मिनिमम अवधि कितने दिन की होनी चाहिए, मैक्सिमम अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इस सत्र और इस सत्र के बीच में 6 महीने की अवधि नहीं होनी चाहिए, या इस सत्र से इस सत्र के बीच में 6 महीने से अवधि नहीं होनी चाहिए, अधिक अवधि। यदि इससे अधिक अवधि होगा तब गड़बड़ हो जाएगा, यह संविधान के खिलाफ चला जाएगा। ठीक, तो ये आहूत होता है। आहूत में संसद की बैठक बुलाई जाती है। स्थगन में क्या होता है, स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, तो स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। स्थगन में क्या होता है कि जो संसद का सत्र होता है वो रोज सवेरे 11 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है। 1 से 2 भोजन का अवकाश रहता है, फिर उसके बाद दोपहर भोजन के बाद 2 बजे से लेके 6 बजे तक संसद का
सत्र चलता है। तो इसमें स्थगन में क्या होता है कि कभी कभी आपस में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, हल्ला उपाट होने लगता है। आप लोग जो सक्रिय होंगे संसद कभी देखते होंगे, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, तो उसमें ये चीज मिलती होगी। तो स्थगन में क्या होता है कि कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ महीने या अनिश्चित काल के लिए इसमें कहा जाता है कि संसद नहीं चलेगा। जब वो शांति हो जाएगा तो उस समय बहाल करता है। लेकिन सत्रावसान में क्या होता है, सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन को समाप्त करता है ये लोकसभा अध्यक्ष ही समाप्त करेगा, ये फिर बैठक बुला सकता है। इस समय संसद आउट है, संसद की प्रक्रिया चालू है, उसमें चल रहा है, तो उसी समय स्थगन भी होता है। उसके बाद सत्रावसान में क्या होता है कि अब आज से ये सत्र समाप्त होता है। कौन सा सत्र, तो जो आहूत किया गया था, यानी बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो इसमें उस दिन से सत्र समाप्त हो जाता है। अब फिर से नया सत्र आहूत करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो ये आहूत और सत्रावसान कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। इन दोनों के बीच की अवधि, जो सत्रावसान और आहूत के बीच की अवधि है, उसी अवधि को अवकाश बोला जाता है। संसदीय भाषा में अवकाश, संसद का अवकाश चल रहा है, या अमूमन हम लोग सुनते होंगे अखबारों में। तो यही प्रक्रिया है इसमें, ठीक। सत्रावसान और आहूत के बीच में मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है, तो 6 मंथ का हो सकता है, ठीक। अब विघटन में क्या हो जाता है कि लोकसभा को समाप्त कर दिया जाता है। राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं, राज्यसभा एक सतत प्रक्रिया में चलने वाला एक जीवंत वो है, क्या नाम है, संस्था है, बराबर वो चलती रहती है। उसके प्रत्येक सदस्य हर दूसरे, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। तो लोकसभा का विघटन भी होता है और फिर नया चुनाव होता है। नया चुनाव के बाद यही प्रक्रिया चलती रहती है। स्थगन और सत्रावसान में हम लोग अंतर को समझ लेते हैं एक एक भाषा, हल्का फुल्का। स्थगन, दूसरा है सत्रावसान। ऐसे समझते चलेंगे। यह केवल एक बैठक को समाप्त करता है स्थगन। लेकिन सत्रावसान जो है वो बैठक को ही नहीं, बैठक के साथ साथ सत्र को भी ये समाप्त करता है सत्रावसान। एक तो मैं बताया कि ये पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। स्थगन में यदि कोई विधेयक जो है वो यदि सदन में लंबित है, लंबित विधेयक पे कोई असर नहीं पड़ता है। वही स्थिति सत्रावसान में भी होता है, लेकिन इसमें एक बार फिर से नोटिस देना पड़ता है उसी विधेयक के लिए। तो यही अंतर है स्थगन और सत्रावसान में। बाकी तो समझा दिया।
गणपूर्ति भी एक बार जान लीजिए। गणपूर्ति यानी यदि लोकसभा या राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार होता है कि यदि सदन की संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो उनका अधिकार कहिए या कर्तव्य कहिए, उनको सदन की कार्रवाई उस दिन स्थगित कर देनी होती है। उस दिन के लिए, किस दिन के लिए? जिस दिन सदन की संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है। ठीक, इसी को गणपूर्ति बोला जाता है। गणपूर्ति क्या है? 1/10 है। इसे कोरम भी कहा जाता है। संसद की जो भाषा है वह, जो हमारी राजभाषा है हिंदी, वह भी संसद की भाषा है, अंग्रेजी है। और लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को चाहे तो जो हमारी अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उनमें से किसी भी भाषा पे किसी सदस्य को बोलने का अधिकार दे सकती है, उस पे बोल सकता है। तो ये संसद की भाषा है। ये जब प्रारंभ में 15 साल के लिए ही था, 15 साल बाद था कि अंग्रेजी समाप्त हो जाएगा, लेकिन 1963 में एक एक्ट बना और उसके तहत इसकी अवधि बढ़ा दी गई और अब तक चल ही रही है। अब देखिए कब तक हम लोग का देश का एक भाषा होता है। तो इतने चीजें हम लोग आज जाने, फिर कल कुछ अन्य नई चीजें हम लोग संसद के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे इसको समाप्त किया जाएगा। बहुत इसमें कठिनाई नहीं है, बस अमूमन समझने वाली चीज है। ठीक, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।